आपस में टकरार ना हो। तो हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, और अगर मंदिर बना है तो मस्जिद भी सरकार बनवाएगी। दूसरी बात, दुनिया में अगर यही बम फूट जाए तो कोई यहाँ खड़ा रहेगा? बंद कर दो, मैं जानूं कि आपके साथ में जनता है। कपड़ा अगर नहीं बनेगा कारखाने में तो आदमी क्या करेगा? यहाँ जितने लोग कपड़ा पहने हैं क्या हो जाएंगे? नंगे हो जाएंगे। आप बताइए, कोई विधायक जाता है राशन लेने, कोई कलेक्टर जाता है राशन लेने, कोई एसपी जाता है राशन लेने, है कोई सांसद जाता है राशन लेने? राशन कौन लेने जाता है? जिसके जो गरीब होता है, जिसके पास आय का स्रोत नहीं होता है। समाजवादी का जो क्या है, एक प्लाट खाली हो, समाजवादी सरकार है तो उनका है, वो प्लाट खाली होना चाहिए बस। किसका अलायंस है? किस बात का अलायंस है? ये खाली उसका ठगबंधन का अलायंस है, खाली देश को लूटने का वो है। अकबर बादशाह उनको नहीं पढ़ाया जाएगा आज की डेट में। और उसके बाद ईमानदार बनते हो कि हमको राम हमारे साथ है, राम हमारी मदद करेंगे। राम तुमको शराब दे रहे हैं। 70 साल बाद आए हो, 200 साल बाद, 200 साल नहीं आओगे आप। ये भी हम बंद करके देख लो, उसके बाद औकात पता चल जाएगी। एक सीट आप नहीं निकाल पाओगे। एबीएम बंद करवा दो अगर आपके पास वोट बैंक का है तो। जब एबीएम से चोरा करके जीत रहे हो, अभी एमएलसी वाला वीडियो वायरल हुआ, आप क्यों नहीं उस पर बोलने को तैयार हो? नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज समय मौजूद है विधायक निवास दारुसफा, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम आज बजट सत्र जो आज राजनीति में सनसनी जो मची हुई है, घमासान मचा हुआ, उस पर हम काफ़ी मुद्दों पे हम आज बात करते हैं कुछ लोगों से कि जो कि आज बजट सत्र का जो प्रदेश का जो बजट है वो आज पास हुआ है, उस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या बजट में कुछ लोगों के पक्ष में आया कि नहीं आया है। आज बजट सत्र आया, इसमें कुछ लोगों का कुछ कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? कुछ का सबका कल्याण हुआ है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की का कहना है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उसी आधार पे बजट गरीबों और मजदूरों, जो गरीबों को हित में रख करके बनाया गया है। हो सकता है कुछ कमियां होंगी, लेकिन कमियां उस गरीबों के पक्ष में रखने की कोई कमियां नहीं रखी गई। उनके हित में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, वो सारी बजट में देने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और शायद इससे अच्छा बजट और हो ही नहीं सकता था। होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन बजट कुल मिलाकर के आज की परिस्थितियों के हिसाब से बजट ही बहुत ही बढ़िया रहा। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये मोदी का लास्ट बजट, इसके बाद से उन चुनाव हार जाएंगे, फिर हम लोग बजट पेश करेंगे, इंडिया अलायंस वाले। ये तो प्रभु राम ही जाने, वो तो जान सकते हो, ज्योतिषी होंगे वो कह सकते हैं, खैर वो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये तो प्रभु राम ही जाने, कौन जनता जाने। तो मेन चीज़ यहाँ की जनता जनार्दन है, जो ये सनातन की जनता है, जो इस देश की जनता है, जो संस्कृति की जनता है, वो वोट करेगी ना। और वो जैसा निर्णय देगी तो सर्वमान्य होगा ना। और होता चला आ रहा, और वो जनता इतनी शायद अब गलती नहीं करेगी जो वो शायद 60 साल कर चुकी है। इंडिया अलायंस दिन प्रतिदिन टूट रहा है। मुख्य जो चेहरा था नीतीश कुमार का, वो भी पलटी मार दी है, ममता बनर्जी पर पलटी मार दी, अरविंद केजरीवाल मारने वाले हैं। तो ये कौन सा इनका प्लस पॉइंट है? इनको लग रहा है कि इंडिया अलायंस अपना सरकार बना लेगा? नहीं, इनका कोई प्लस है ही नहीं, इनका कोई प्लस है ही नहीं। हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, एक चौपाई है गोसाई तुझे, राम विमुख वस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। इनके कुल में कोई रोने वाला ही नहीं बचे। कांग्रेस तो बचेगी नहीं। आप हमारी वाणी को नोट कर लीजिए, तो 4-5 साल बाद कांग्रेस का कोई नाम, अब इक्के दुक्के तो रह जाएंगे। अभी भी कम्युनिस्टी एकाधिपति अभी भी हैं, आपको मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि वो विचारधारा इस देश की नहीं हो सकती है। विचारधारा सनातन की हो सकती, हिंदुओं की हो सकती, हिंदुओं के स्वाभिमान की हो सकती। जो हिंदुओं का स्वाभिमान अभी तक 500 साल से झुकाया गया, वो अब स्वाभिमान अब हिंदुओं में जा गया। अब सहन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिना न मानत जड़ जड़ी गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बिन भय बिन होय न प्रीत। अब वही कहानी तुमने अब अख्तियार करा दिया है। तो अब सनातन हिंदुस्तान की जनता रुकने वाली नहीं है, और रुकने वाली नहीं है वो। अब आप ये समझ लीजिए कि अब वो यही रहेगा हिंदुस्तान सनातन में। आप और कुछ नहीं, आप कुछ ना कुछ तो रहेंगे। विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, चूँकि जब जहाँ दिन है तहाँ रात है, जहाँ मानो है तहाँ राक्षस है, तो रहेंगे। इनकी कमी नहीं रहेगी। वो विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, और ये दुनिया है तो चलता रहेगा। अभी आपने शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण 22 तारीख को आपने देख लिया, प्रभु राम के आने में पूरा देश नहीं विदेश से लोग, एकदम विश्व राममय था। चूँकि वो जोड़ते हैं सबको, उन्होंने जोड़ा है।
समझ गए, जो उनके नाम पे लोग जुड़ते हैं, यहाँ काटने मारने उसकी नहीं बात होती। यहाँ सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात होती है। उसी आधार पे 2024 में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनेगी। विपक्ष बार बार ब्लेम कर रहा है कि नहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो बीजेपी है, तो ईवीएम से नहीं होकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो विपक्ष के जितने पार्टियां कोई धरना नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को वकील कभी धरना दे, कोई धरना दे रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता काहे कोई धरना नहीं दे रहा है। जब उनको ईवीएम से दिक्कत है, समस्या है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? वो धरना के क्यों देंगे जो है, क्योंकि वो अभी सत्ता में रह चुके हैं। सपा बसपा के समय भी ईवीएम मशीन थी, उसमें भी ये सत्ता में जीत के आए थे, और जहाँ ये जीतते हैं वहाँ उस मशीन पे नहीं बताते हैं ईवीएम मशीन में, और जब ये हारते हैं तो ईवीएम मशीन के घोट बताते हैं। जो है विरोधी कोई हैबे नहीं करे। नेताजी एक ऐसे आदमी थे कि जो धरना प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन की व्यवस्था करते रहते थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अब कोई विरोधी नहीं है, न तो विपक्ष है। कांग्रेस खत्म, समाजवादी पार्टी का भी इस बार सफाया हो जाएगा। वह बार बार इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन उनके इल्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। जब विपक्ष रहेगा नहीं तो जो सत्ता वाला तो अपना मन का मर्जी करेगा ना। फिर अपने मन का भाई, ये विरोध क्यों नहीं करते? ईवीएम मशीन की बात करते हैं जो है विरोध में। एक भी बताइए समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी जो है कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन को करना चाहिए, लेकिन धरना प्रदर्शन का काम ये कर नहीं करेंगे, रोड पर नहीं उतरेंगे, केवल एसी में टाटा बाय ट्वीट करते हुए जाएंगे जो है। तो अब वह सब जनता जान चुकी है। जनता समाजवादी और विरोधी पक्ष के जो है बहकावे में आने वाली नहीं है। ये तो लोकसभा का चुनाव है, ये जनता भी जानती है, पब्लिक भी जानते हैं कि ये छोटे दल जो है, केंद्र में तो केवल कांग्रेस और बीजेपी की बात है, ये छोटे छोटे दलों को छोड़ करके जो बीजेपी से नाराज होगा वह कांग्रेस पार्टी को मतदान करेगा, और जिसको इधर करना वह बीजेपी को करेगा। जो है ये छोटे दल तो खत्म हो गए हैं। भैया आपको क्या लगता है कि ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? ईवीएम तो पहली बात, ईवीएम तो पहली बात कांग्रेस और सपा बसपा की गठबंधन के ज़माने में जो सरकार आई थी, कांग्रेस की तबाही थी। नंबर 1, नंबर 2, ये तो सरकार को तय करना है। अगर विपक्ष की ज़माने में ईवीएम कांग्रेस के ज़माने में आई थी तब सही थी, और अब गलत हो गई। घूसी समाजवादी जीती तो ईवीएम सही, कर्नाटक कांग्रेस जीती तो जो है ईवीएम सही, और जो अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीती तो ईवीएम गलत है। अच्छा, दूसरा एक सवाल हम और आपके सामने रख दें। जैसे बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी हिगार रही है। 20% मुसलमानों का केवल वोट लेना ही जानती है। और दूसरी चीज़, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक JP अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, और जो है मुफ्ती महबूबा के साथ भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाई। ये अब क्या तमाशा हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, तो और लगा ये लोकतंत्र में जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष उसका पीछा कसता है। और जब विपक्ष खुद ही नंगा है, विपक्ष इसलिए नंगा है क्योंकि वो अधिक से ज़्यादा है संपत्ति में, और जो है CBI से खुद डर रहे हैं। तो जिसको सरकार चलाना है वो अपने हिसाब से सरकार चलाएगा, और सरकार सबके विकास और सबके विश्वास की और सबके स्वाभिमान की बात कर रही है। और इसमें कहा जाता था कि मुसलमान को भाजपा खा डालेगी, ये कहेगी। मेरा मानना है मुसलमान हर सरकार से ज़्यादा इस सरकार में सुरक्षित है। मैं भी एक मुसलमान हूँ। जब सबका साथ सबका विकास चल रहा है तो मंदिर बन गया 4 साल में, लेकिन मस्जिद क्यों नहीं बना? देश के नागरिक है वो भी तो वोट करते हैं। अरे जब मस्जिद बनना चाहिए ना, मंदिर तो बन गया, मस्जिद में तो बनना चाहिए। मंदिर बन गया है तो मस्जिद भी बन जाएगी। कब बन जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है, और इसलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सही आदेश दिया कि जो है सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं कि आपकी व्यवस्था कायम रहे, मेरी व्यवस्था कायम रहे, आपस में टकरार ना हो। तो हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, और अगर मंदिर बना है तो मस्जिद भी सरकार बनवाएगी। कोर्ट का फैसला है, उसका हर आदमी सम्मान कर रहा है। जब राम मंदिर बनने से विकास हो सकता है उत्तर प्रदेश का, तो मस्जिद बनने से क्यों नहीं हो सकता? मस्जिद क्यों नहीं बनवाया जा रहा? आप कपड़ा पहने हैं कि नहीं? बिल्कुल पहने। कपड़ा अगर नहीं बनेगा कारखाना में तो कैसे घूमेंगे? कैसे घूमेंगे? नंगे। कपड़ा अगर नहीं बनेगा कारखाने में तो आदमी क्या करेगा? यहाँ जितने लोग कपड़ा पहने हैं क्या हो जाएंगे? नंगे हो जाएंगे। और किसान अगर अनाज नहीं पैदा करेगा
तो बोली निकलेगी? नहीं निकलेगी, भूखों मर जाएंगे। तो किसान अनाज कैसे पैदा हो कि किसी को भीख न देना पड़े अनाज की? 80 करोड़ लोग इस देश में सरकार के अनाज पर जिंदा हैं। सरकार के अनाज पर 80 करोड़ लोग जिंदा हैं। 80 करोड़ लोगों से माइनस होना चाहिए। ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, इतना उत्पादन हो कि किसी को इतना इनकम जनरेट हो कि लोगों को अनाज न देना पड़े। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। क्या लोकतंत्र में जो सरकार राशन दे रही है, तो क्या लोगों की, नागरिकों की इतना आर्थिक स्थिति खराब हुआ कि सरकार के मोहताज होगी कि सरकार राशन देगी तब हम खाएंगे? आप बताइए, कोई विधायक जाता राशन लेने, कोई कलेक्टर जाता राशन लेने, कोई एसपी जाता राशन लेने, है कोई सांसद जाता है राशन लेने? राशन कौन लेने जाता है? जिसके, जो गरीब होता है, जिसके पास आय का स्रोत नहीं होता है। आय का स्रोत नहीं है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उसका आय का स्रोत बनाए। राशन देना ये कोई स्रोत नहीं होता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई राशन दे करके ये बताता है कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, ये शर्म की बात। दूसरी बात है 60,60,000 भर्ती निकली है, 60,000 भर्ती निकली पुलिस की है, और कितने लोग आवेदन किए हैं? 50 लाख लोग, 50 लाख लोग आवेदन किए हैं 60,000 के लिए। कितनी बड़ी बेरोजगारी है, एक बात। दूसरी बात, दुनिया में अगर यही बम फूट जाए तो कोई यहाँ खड़ा रहेगा? कोई खड़ा, सब लोग जान बचा के भागेंगे? नहीं रहेगा। दुनिया में, दुनिया की गवर्नमेंट जहाँ पर लड़ाई होती है अपने नागरिकों को वहाँ से निकालती, बाहर करती है कि हमारे लोग युद्ध में न रहें, मारे जाएंगे, जान माल की हानि होगी। भारत में बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में, इजराइल में लोग जान देने के लिए तैयार हैं। मर जाएंगे, ठीक है, यहाँ भूखों मरने से अच्छा है वहाँ जा कर के मर जाएंगे, हो सकता है जिंदे रहेंगे तो कमा लेंगे। मतलब जान का रिस्क देने के लिए लोग तैयार हैं, ये परिस्थिति है। लेकिन एक और चीज़, विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी तो नहीं है चुनाव लड़ने का। न विपक्ष के पास, देखिए जनता से, यहाँ पर न पार्टी विपक्ष है, यहाँ जनता विपक्ष है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे दूसरी किसी पार्टी की सरकार रही हो, जनता विपक्ष में है। जनता ही लड़ाई लड़ेगी। ये पार्टी, कभी हम कहेंगे कांग्रेस की बात करेंगे तो कहेंगे वो भ्रष्टाचारी है, हम बसपा की बात करेंगे तो कहेंगे वो भी चोर है, सब सपा चोर है। तो मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जनता विपक्ष में है और जो सत्ता में है वो जनता के खिलाफ है। इसलिए यहाँ पर एजुकेशन डेवलपमेंट का, आप ये बताइए, दुनिया में टेक्नोलॉजी, भारत के कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में आपका चाइना का सामान ना हो। कोई घर नहीं आप ढूंढेंगे। मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, IAS, PCS, विद्यार्थी, मजदूर, सबके घर में ये आपका माइक है, चाइना माइक दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में उसकी भरमार है। फूड में, यहाँ तक दिया ढकनी तक चाइना बेच रहा है। एक मिनट मेरी बात कम करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर पैसा किसने खर्चा किया? बौद्धिक विकास के लिए चाइना ने खर्चा किया। चाइना में टेक्नोलॉजी, पढ़े लिखे इंजीनियर पैदा हुए, टेक्नोलॉजी टॉप पे गई। आज वहाँ के इंजीनियर सामान बना करके पूरी दुनिया में सप्लाई। दुनिया में सबसे बड़ा कारखाने का हब देश कौन बन गया मालूम है? डाटा निकालिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल पर देख लीजिए। सबसे बड़ा हब देश बना गया है चाइना। जिस देश में कारखाना ज़्यादा होगा उस देश के लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, उस देश के लोगों को आमदनी ज़्यादा होगी, उस देश में विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा बढ़ेगा। भारत अगर चाइना से बड़े पैमाने पर माल खरीद रहा है, इसका मतलब भारतीय मुद्रा अब चाइना में जा रही है। तो रोज़गार किसको मिला? चाइना के लोगों को मिला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत का डेवलपमेंट अगर करना है तो क्या है, इंडस्ट्री डेवलप करिए। हमको, आपको, बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़ाई टॉप टू बॉटम, एक समान शिक्षा, सबको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, जाति धर्म के आधार पर एजुकेशन नहीं, सबको एक समान एजुकेशन मिलना चाहिए और फ्री एजुकेशन। और जब फ्री एजुकेशन मिलेगा, टॉप लेवल का एजुकेशन मिलेगा, तो भारत में हर आदमी यहाँ पर टॉप लेवल की बुद्धि रखेगा, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा होंगे और वो हमारा भारत जो है विकसित भारत बन जाएगा। इसलिए जो भी कुछ होना है, जो हो रहा है, यह सत्ता प्राप्त करने के लिए काम किया जा रहा है। इसका परिणाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस देश को भुगतना पड़ेगा। और जो लोग आज
सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, उनके बेटे, उनकी औलाद दूसरे तो छोड़ दीजिए, उन्हीं की औलाद इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होगी। यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी पर सपा कहा जाता है और सपा हर बार पीडीए पे चुनाव लड़ती है। पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वही उनको वोट नहीं करता, हर बार उनके झोली में हार आती है। तो भाई जैसे पीडीए की बात अगर आप कर रहे हैं और समाजवादी की बात अगर कर रहे हैं, तो उसमें दलित मायावती जी भी तो थी, समाजवादी वालों ने किया था ना, तो दूसरा तो नहीं किया था। और पिछड़े की बात सबसे पहले करेंगे तो खड़े कैसे होंगे? उनको खड़े होने का काम ही नहीं है भाई। समाजवादी का जो क्या है, एक प्लाट खाली हो, समाजवादी सरकार है तो उनका है, वो प्लाट खाली होना चाहिए बस, वो तो उनका है। भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा जो है। इस बार सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बिल्कुल हो रहा है, अब देखिए ना। इंडिया अलायंस दिन प्रतिदिन टूट रहा है, तो कैसे सत्ता परिवर्तन? वो तो खत्म है। कौन सा अलायंस है? किसका अलायंस है? किस बात का अलायंस है? ये खाली उसका ठगबंधन का अलायंस है, खाली देश को लूटने का वो है। देश को लूटना है बार बार करके, वो लूटने वाला काम नहीं चलेगा। अभी वो भाई साहब कह रहे थे ना, उनको ये मालूम नहीं है कि देश में क्या क्या चीज़ मेड इन इंडिया का बन रहा है। आज हमारे यहाँ बाहर से असलहे नहीं आ रहे, हमारे यहाँ देश में बनना शुरू हो गया है, देश में बन रहा है। रक्षा मंत्रालय का सब देख लीजिए, सेना आज हमारी कहाँ पे है, विश्व में नंबर 1 हो रही है। अभी आज भी पाकिस्तान के वो नौका छोड़ा के लाए हैं हमारे जो जाबाज रहे, वो उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। राशन की बात अभी ये कर रहे थे कि ये राशन वो हो रहा है। अरे राशन उनसे पूछिए, आवास उनसे पूछिए, शौचालय उनसे पूछिए, गाँव में जा कर के जिनके पन्नी में रहते थे। हमसे पूछने से क्या मतलब है? उनसे पूछिए जो आवास के लिए पन्नी में इस बरसात के महीने में, ठंडक के महीने में जो गुरगुर कांपते थे, एक कमरे में उड़ के लेटते थे। उनसे पूछिए कि आवास की कीमत क्या होती है। लैट्रिन शौचालय उनसे पूछिए जा कर के। जो औरतें रात में पेट में रोके गैस बन जाता था, जो है पानी मौसम ख़राब था, आज उनसे जाइए पूछिए उनसे क्या हालत है उनकी। इतना विकास हुआ है तो बच्चे देखा है तो बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल बच्चे शहरों में भग के आते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा नहीं मिल पाती है उनको वहाँ पे। इससे पहले जब से सपा बसपा सरकार बनी, इस शिक्षा की पूरी ख़त्म कर दिया उन्होंने। शिक्षा को ख़त्म ही कर दिया। नकल पे पास हो, पढ़ाई तुमका एक दिन नहीं जाना है। आज की डेट में जो बच्चा पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। ये भी तो सत्ता में 10 साल से है। क्या सत्ता में सरकार है? हो नहीं रहा है, सत्ता में हो रहा है तो उनको वो नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। पूर्वांचल के देखा जाए बहुत बड़ी संख्या में शहरों में भगते हैं बच्चे कि हमको अच्छा शिक्षा मिलेगा। शिक्षा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि शिक्षा नहीं मिल रहा है। इससे पूर्व में मिलता था। शिक्षा की पद्धति बदली गई है। आज शुरू से केजी से जो लड़का है वो जो पढ़ रहा है तो उसको उनको ये मालूम होगा छोटे से बच्चे से कि हमको पत्रकार बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको IAS बनना है, PCS बनना है, क्या बनना है, उस चीज़ के लिए उसको पढ़ाया जा रहा है। वो औरंगजेब और अकबर बादशाह उनको नहीं पढ़ाया जाएगा आज की डेट में। बार बार तो ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर बना तो इससे काफ़ी विकास होगा। वो बनना अच्छी बात है। अगर हमारी सरकार, वो कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस बनवाता, जिसकी सरकार होती वो बनवाता। कोर्ट का पैसा लगाया। कांग्रेस तो रहा ना 52-53 साल, तो क्या हुआ, क्यों नहीं बनवाया? उसने उद्घाटन करवाया, पूजा शिलान्यास करवाया और उसके बाद उस पर जो है वो मुकदमा चला गया न्यायालय में, तो कैसे बनवा लेगा? हमारी सरकार होती तो भी बनवाता, कांग्रेस भी बनवाती। ये भी हम बंद करके देख लो, उसके बाद औकात पता चल जाएगी। एक सीट आप नहीं निकाल पाओगे। ये भी हम बंद करवा दो अगर आपके पास वोट बैंक का है तो। ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ। EVM की जगह एक ऑप्शन है, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसा डिसेंट्रलाइज ऐप होता है जो दुनिया में एक ऐसा देश है UAE का, वो कोई देश है, वहाँ पे ब्लॉकचेन के माध्यम से, ब्लॉकचेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खुद अपने वोट की वेरीफाई करते हो। एक डिसेंट्रलाइज ऐप होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि भारत की सरकार, देखिए चुनाव आयोग पे भरोसा करना बड़ा कठिन है, तो अगर ब्लॉकचेन के माध्यम से अगर सारे वोटर अपने आप को वेरीफाई करना, और ब्लॉकचेन को जो हैक करना ना बहुत कठिन काम है, आम लोगों के समझ से बाहर है ब्लॉकचेन। लेकिन ब्लॉकचेन से अगर सरकार चुनाव कराए तो ब्लॉकचेन के माध्यम से अगर सरकार चुनाव कराए तो निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है। ठीक है। जैसे विपक्ष को बार बार EVM से दिक्कत है तो धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो संवैधानिक तौर पर धरना प्रदर्शन दे सकते हैं ना। आप लोग दिखा रहे हो
क्या नहीं दिखाते हैं? क्या नहीं दिखाते? दिल्ली में धरना प्रदर्शन आज सुप्रीम कोर्ट के वकील दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील दिखा रहे हैं वही तो दे रहा। हमारे यहाँ नागरिक हैं वो कि आतंकवादी हैं? वो दे रहे हैं धरना, नहीं दे रहे? विपक्ष के कहीं ना धरना देना चाहिए ना, उसको शक्ति प्रदर्शन करना ही चाहिए। वहाँ दे रहा है, धरना दे रहा है, आप लोग दिखा रहे हो। वकील से मतलब बीजेपी के विपक्ष हैं। आप लोग जाके मीडिया कवरेज दिखा रहे हो, कहाँ सबको पता चला फिर? क्यों नहीं? यहाँ बैठे बैठे पता चल गया आपको। तो सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया ये है कि जो लोग वहाँ से वीडियो डाल रहे हैं, वो कौन है? वो कौन है? चैनल पर नहीं चला। कौन? एनडीटीवी चलाया? आज तक चलाया? हम अगर आपके चैनल पे नहीं बोलेंगे तो किसके चैनल पे बोलने जाएंगे? शिक्षा पे कभी कोई प्रधानमंत्री जीएसटी लगाया था? आप क्या कर रहे हो देश में? हम लोग इसीलिए चुने थे कि शिक्षा आप खत्म कर दीजिए। आरएसएस का झंडा लेकर के लोग दौड़े। आप क्या देना चाहते हो देश को? शिक्षा पे आपने जीएसटी लगा दिया, दही पे लगा दिया, दूध पे लगा दिया। अरे क्या करना चाहते हो देश का? और उसके बाद ईमानदार बनते हो कि हमको राम हमारे साथ है, राम हमारी मदद करेंगे। राम तुमको शराब दे रहे हैं। 70 साल बाद आए हो, 200 साल बाद, 200 साल नहीं आओगे आप। बस तुम्हारा ये अंतिम बजट है। यहाँ 140 करोड़ जनता इतना परेशान हो गई, तराय तराय कर रही है कि ना आप बेरोजगारी पे बात करोगे, ना आप महंगाई पे बात करोगे, ना आप शिक्षा पे बात करोगे, ना आप स्वास्थ्य पे बात करोगे। आज जो है बजट जो तुमने पेश किया, शिक्षा खत्म कर दिया, उसको घटा दिया शिक्षा का बजट। आप क्या देश चलाना चाहते हो? 140 करोड़ लोग परेशान हैं। तो खाली फिर आप पांच विधानसभा में अभी चुनाव हुआ है, 5 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव हुआ और 4 जीत गया, तो फिर लोग कैसे मानेंगे? लोग अरे तो परेशान हैं। जब ईवीएम से चोरा चोरा करके जीत रहे हो, अभी एमएलसी वाला वीडियो वायरल हुआ, आप क्यों नहीं उस पर बोलने को तैयार हो? ईवीएम बंद कर दो। मैं जानूं कि आपके साथ में जनता है। ईवीएम में चुनाव आयोग का खुद पुतला बना करके आप बैठा रहे हो। वो जिता रहा है तुमको ईवीएम सेट करके। अगर आपके पास 99% जनता है तो आप ईवीएम बंद करवाइए, बैलेट पेपर चुनाव कराइए, दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा 2 मिनट में। आपको क्या लगता है ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए? आप चुनाव चाहे जिससे करावें, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जिस समय बैलेट बॉक्स या ईवीएम बंद होती है, उसी बूथ पर प्रत्याशी वाइज सबके वोट क्यों नहीं बता दिए जाते, किसको कितना वोट मिला, और उसको चुनाव आयोग को भेज दिया जाए आंकड़ा। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? सुबेरे विधानसभा आप खोलते हो और 11 बजे तक सब बता देते हो, और वहाँ तो एक ही बूथ का देना है यार, आंकड़ा निकाल करके आपको देना है। कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड लगेगा भाई साहब, 11वां सेकंड नहीं लगेगा लिखने के लिए। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? आप एक अनुभव देखिएगा। मैं जो कह रहा हूँ, तमाम लोग समर्थक लोग ये कहते हैं कि तमाम समर्थक लोग कहते हैं कि ईवीएम जो है साहब कैसे कर्नाटक जिता देती है, कैसे हिमाचल जिता देती है, कैसे मिजोरम जिता देती है। आप रेशियो निकालिएगा। जब हमारे यहाँ बैलेट बॉक्स से चुनाव होते थे, 4 चरणों में चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में होता था, 4 से 5वां चरण नहीं होता था। आज एक प्रदेश में चुनाव कराने 10-10 चरण चुनाव आप बना रहे हो, जबकि सुविधाएं बढ़ चुकी हैं, और आप ये काम कर रहे हो। उसको 1 महीने बाद काउंटिंग करते हो। 1 महीने बाद क्यों काउंटिंग होगा? मान लिया मध्य प्रदेश में 10 तारीख को इलेक्शन खत्म हो गया, तो 11वें दिन या 12वें दिन क्यों नहीं आप करा देते काउंटिंग? आप उसको 1 महीने क्यों रखे हैं कि जब मणिपुर में हो जाएगा तब हम आपको देंगे, जब मिजोरम में हो जाएगा तब हम आपको देंगे? क्यों? जहाँ जहाँ इन्होंने 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा किया है, वहाँ ये जीते हुए हैं, और जहां पर 24 घंटे के अंदर ही इलेक्शन का काउंटिंग हुई है, वहां पर कांग्रेस या अन्य पार्टी जीती हुई है। इस बात का आंकड़ा आप देखिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ईवीएम को लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश है, और सबका यही कहना है कि ईवीएम पे नहीं बैलेट पेपर पे चुनाव हो।